हाँ जी, फाइनली हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 के पेपर और पूरे इंटर के पेपर फिनिश हो चुके हैं। आज हम देखेंगे सीए इंटर एफएम के पेपर का एक क्विक ओवरव्यू कि जैसा पेपर आपका आया था, क्या हमने जो एनालिसिस दिया था, क्या उस एनालिसिस से कुछ चीजें फॉलो हुई, क्या सारी ही चीजें फॉलो हुई। उसके बाद क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे हमारे यहाँ से जो हमारे पेपर में लिखे हुए हैं और उसकी डिजिट मतलब एक एक क्वेश्चन कहाँ से आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। एक सिंगल क्वेश्चन भी इसकी जो डिजिट है वो भी सेम आई है। तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत आसान है, मतलब मिक्स रिएक्शंस है। और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि जो पहला साइकोलॉजी आपकी आई होगी पेपर को देख के वो ये आएगी डिफिकल्ट है, लेकिन जिन बच्चों ने स्टडी मैट ओरिएंटेड पढ़ाई की होगी वो मैं क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कि एनालिसिस से कितना आया और स्टडी मैट से कितना आया है। उसके बाद हम दो टाइप के बच्चों के बारे में बात कर रहे होंगे। पहले टाइप के बच्चे जिनका पेपर अच्छा गया है, अब वो आगे के बारे में सोचेंगे अपना कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ करनी है या इंटर्नशिप जो भी है वो कहाँ करेंगे। और जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं वो ये हैं कि जिनका पेपर खराब गया है वो अब किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक बार आपने पेपर दिया तो उनके लिए हमारे पास क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये था नवंबर 22 का पेपर जिसके अंदर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैंने एनालिसिस खोला हुआ है और इसी के नीचे हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। जैसे मैंने लास्ट वाला 8 वाले अदर्स में मैंने ये लिखा था कि इन चैप्टर्स में से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां से सारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे स्टडी मैट से। तो मैं आया पेपर में पहले पार्ट में, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया मैं चैप्टर बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन में आया ये कैश मैनेजमेंट के बॉमूल मॉडल से, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये किस चैप्टर में आता है? ये आता है आपके कैश मैनेजमेंट चैप्टर से। तो जब मैंने कैश मैनेजमेंट चैप्टर को अदर्स की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट जिसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते उसमें लगाया, तो इसके सामने मैंने लिखा बीएम। मतलब पिछली वीडियो में ही हम बता चुके थे बीएम का मतलब बॉमूल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है कैश मैनेजमेंट के अंदर और वो पहले वाले पार्ट में आता है। तो यही पेपर के अंदर हुआ। फर्स्ट पार्ट में आपको कैश मैनेजमेंट दिखा और कौन सा वाला मॉडल है? बीएम का मतलब बॉमूल मॉडल यहाँ पर आपको पेपर के अंदर दिखाई दिया। ये था हमारा फर्स्ट का ए पार्ट। फिर हम आ गए फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था वो आपका था रेशियो से, जिसमें आपको रेशियोज पूछे गए थे। और जब पूरा एनालिसिस कराया जा रहा था आपको बार बार बताया जा रहा था देखो कंपलसरी वाले में जिसमें सारे कर रहे हैं वहां पर रेशियो है, प्लस हर एक पेपर के एनालिसिस में जो मैंने हाईलाइट किया था कि रेशियो का देखो क्वेश्चन इसमें आता है, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आता है, पढ़ के जाइए फर्स्ट का पार्ट ही आता है, रेशियोज और कंपलसरी पार्ट में आता है। तो रेशियो से क्वेश्चन आया। फिर मैं चला थर्ड से। थर्ड वाले पार्ट में आपका जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन आया किससे? WACC से। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्या हमारे पेपर के एनालिसिस में WACC था? हम आ जाएंगे यहां पर चैप्टर्स में और ये रहा आपका WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रहा, ये सारे इसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इतने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से मैंने डबल बार हाईलाइट किया था WACC और WMCC, जिसमें से WACC आपके एग्जाम में आया है। ये था आपका थर्ड ए का सी पार्ट। इनके क्या आंसर्स होंगे वो बहुत जल्द आपको अपलोड कराए जाएंगे कि ये वाले आंसर्स कहां पे हैं। फिर उसके बाद आया फर्स्ट का डी पार्ट। फर्स्ट का जो डी पार्ट था ये आपका था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, और ये फर्स्ट के बी पार्ट में आया है, फर्स्ट के डी पार्ट में। और जब हम ये एनालिसिस कर रहे थे तो बार बार हम एक बात कर रहे थे कि जो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग ये रहा, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग ये रहा, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग ये रहा, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, और ये फर्स्ट के पार्ट में ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज क्या जो हमने फर्स्ट के पार्ट में हमने पहले डिस्कस किया था तो क्या वही क्वेश्चन आए? तो जब मैं लिस्ट निकालूंगा यहां पर आपकी लास्ट वाली, जिसमें से रेशियोज का क्वेश्चन आपको फर्स्ट का पार्ट मिला, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आपको फर्स्ट का पार्ट मिला, और कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन जिसमें बॉमूल मॉडल मैंने अलग से बताया था वो भी फर्स्ट के पार्ट में ही मिला। तो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मिल गए, जिसमें मैंने बोला था कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। ऑल इलस्ट्रेशंस ऑल प्रैक्टिकल्स करके जानी है और सारे स्टडी मटेरियल के टॉपिक करके जाने। तो ये था आपका फर्स्ट का पूरा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूं जिसके डिजिट भी मैच करेंगे। जैसे उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, और चैप्टर का नाम फिर से लिवरेज चैप्टर से था। लिवरेज ये रहा, ऑपरेटिंग लिवरेज ये रहा, फाइनेंशियल लिवरेज। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने हाईलाइट किया था। जैसे इसमें आपको लिवरेज दिखाई देगा, देखिए बी पार्ट में लिवरेज है और जहां लिवरेज ऊपर के पार्ट में नहीं है वहां लिवरेज आपको नीचे दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, बड़े क्वेश्चंस में ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ये रहा लिवरेज, ये रहा लिवरेज। और देखो कौन सा पार्ट है खास बात, सेकंड पार्ट में लिवरेज का क्वेश्चन आता है, इस वाली शीट में भी और उस वाली शीट में भी। मेजरली जो क्वेश्चन देखा गया लिवरेज का वो सेकंड पार्ट का था और 10 मार्क्स का था, और पेपर में बिल्कुल वैसे ही फॉलो हुआ आपके। फर्स्ट का सेकंड मतलब फर्स्ट जब कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट में आया और 10 मार्क्स के लिए आया है ये आपका। तो ये स्ट्रेटेजी का फायदा होता है अगर आप बना के चलेंगे तो। फिर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था और क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आया था।
कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था पहले हमने क्वेश्चन किए नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टडी मेट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की होगी, मैं आपको डिजिट भी मैच कराऊंगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4, हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज डायग्नोस्टिक मशीन। अब ये नए वाले स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, अगर मैं अपनी बुक दिखाऊं आपको जिससे हम पढ़ाते हैं, उस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 44 है। बिल्कुल, हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ डायग्नोस्टिक मशीन, और इसका रुपीस कितना है 80,000। मैं अमाउंट दिखाता हूं आपको, ये रहा 80,000। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। सेल्वेज वैल्यू 6,000 है। तो मैं पेपर में आया फिर 80,000 वैल्यू है, 8 साल की लाइफ है, 6,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है। और भी दिखा देता हूं मैं आपको, और भी चीजें अगर देखनी है तो यहाँ पर 7,500 दिखाई दे रहा होगा आपको, 8 साल 40,000। ये रहा आपका 7,500, कहां गया हमारा, ये रहा 7,500, 40,000। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कहीं से भी नया क्वेश्चन नहीं था। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नया था, अब चलो आप बोलोगे सर हमने आपसे क्लास नहीं ली तो हमें कैसे पता चलेगा, ये तो उन बच्चों के पास होगी जिन्होंने आपसे क्लास ली है। तो पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में ये हमसे, हमारी बुक का मतलब ये क्वेश्चन हमने बनाए नहीं है, हमारी बुक का मतलब हमने पास्ट ईयर में जब से पुराना सिलेबस गया है, इसका मतलब ये नहीं कि एफएम चेंज हो गई है। इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल आज भी अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की साइट पे भले ही अवेलेबल ना हो लेकिन आज भी अवेलेबल है। और उसमें जो प्रैक्टिस मैनुअल होते थे पुराने समय में, जो इंस्टीट्यूट ने हटा लिए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 24 है और हमारी वाली बुक में आज तक है, आज तक पढ़ाया जाता है। और ये रहा 80,000, 6,000, 7,500 और 8 साल। तो जो बच्चे यही कह रहे हैं कि आपकी बुक में था हमें तो पता नहीं, स्टडी मेट में नहीं मिला, स्टडी मटेरियल का मतलब लेटेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं होता। स्टडी मटेरियल का मतलब प्रैक्टिस मैनुअल भी होता है। ऐसे प्रैक्टिस मैनुअल जो आपको क्लास में कराए जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देते हैं स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल। अगर आपने नहीं देखे तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है आपको। तो अगर आपने जहां से भी क्लासेस ली है और आपको पेपर सरप्राइज कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेटेजी आपने गलत फॉलो की है, बिल्कुल गलत तरीके से तैयारी की है। एक एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, जैसे फर्स्ट का डी पार्ट। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी अजीब था, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो जिनको लगता है ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अजीब था, मैं उनको दिखा दूं आपका नया वाला स्टडी मटेरियल। ये रहा नया वाला स्टडी मटेरियल और इस क्वेश्चन की शक्ल देखिए आप, इस क्वेश्चन की बिल्कुल शक्ल देखिए। ये कैश आउटले है, ये प्रोजेक्ट की लाइफ है, ये एनुअल कैश इनफ्लो है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, और उसके बाद एक टेबल दी गई है जिसमें आपको रेट्स वगैरह दिए हुए हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन की शक्ल याद रखिए। अब मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चन पेपर कहां से आया। तो ये रहा क्वेश्चन वाला, ये रहा नेट कैश आउटफ्लो, ये रहा प्रोजेक्ट की लाइफ, ये रहा एनुअल कैश इनफ्लो, और ये रहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और ये रही टेबल। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर मुश्किल आया, अगर आप कह रहे हैं, हालांकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पेपर बिल्कुल स्टडी मटेरियल से है। तो ये रहा हमारी स्ट्रेटेजी फर्स्ट का डी पार्ट, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा स्टडी मटेरियल में आपको दिया हुआ है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि नए वाले स्टडी मटेरियल में नहीं है, नए वाले स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल नंबर 2 है। अगर आप करके गए होगे, और मैंने नीचे रिवीजन वीडियोस भी डाले थे, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। आगे और क्वेश्चन कहां से आए, तो हम 4 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ये दोनों ही जो क्वेश्चन थे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर से थे। क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारी जो पेपर की स्ट्रेटेजी थी उसमें हमने इंपॉर्टेंट लगाया था। देखिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको दिख रहा होगा कि पेपर में किसी भी सीक्वेंस में फॉलो करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। इस बार क्या हुआ, सेकंड में नहीं आया, क्योंकि सेकंड में एक ही साल में आया था, लेकिन थर्ड में इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिख रहा है आपको, और फोर्थ में भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और आगे भी जब हमने बनाया था इसका, आगे भी इसके फोर्थ क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी तो पेपर में सीक्वेंसिंग भी वही आई है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाली। और क्या हमने इंपॉर्टेंट है, तो हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। फिर आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 का ए पार्ट क्या है देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको कौन सी अप्रोच, एमएम अप्रोच। फिर आइए आप अपनी स्ट्रेटेजी पे, ये रहा कैपिटल स्ट्रक्चर, कहां गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ये रहा 5th है कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, देखिए 4 पॉइंट्स है इसमें, जिसमें मैंने हाईलाइट किया था, और डबल हाईलाइट किस पे किया था, एमएम अप्रोच और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। जिसमें से ये क्वेश्चन कहां से था, अब किससे था, एमएम अप्रोच से। आर्बिट्रेज प्रोसेस पे मैंने मार्क क्यों किया था, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर ये जो हाथ बनाया वो इसलिए था कि इस टॉपिक में डाउट रहता है बच्चों को, और काफी ज्यादा मतलब 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आर्बिट्रेज प्रोसेस की वीडियो मांगी थी। इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था वो एमएम अप्रोच और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस था, जिसके ऊपर ऑलरेडी डबल हाईलाइटेड है। पुरानी वाली वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दूंगा, आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, वहां पर एक एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो फिर आए हम नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट कहां से आया है आपको न्यू डेट निकालना है। आप इसे बोल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का नॉर्मल ईबीआईटी ईपीएस का एनालिसिस का क्वेश्चन है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, या कंबाइंड क्वेश्चन है, वो आप इसे बोल सकते हैं।
फिर ने जो नेक्स्ट थी वो थी 6th की थ्योरीज वो बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं दी जाती अगर आपने प्रैक्टिकल सही तरीके से प्रैक्टिस की है तो ये है हमारे एफएम के पेपर की सारी बात, जो कि पूरा का पूरा पेपर कहां से आया है, पूरा का पूरा पेपर एक स्ट्रेटेजी पैटर्न। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस स्टडी करनी आनी चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो जो पेपर होता है वो किसी पैटर्न को फॉलो करता है, और इसने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया है, और जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए गए थे उन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। प्लस जो पेपर आया वो कहां से आया, अगर बुक ली है आपने हमारी ऑनलाइन वाली तो बुक से भी मिलेगा आपको, न्यू स्टडी मटेरियल से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से मिले हैं, और भी जब आप चैप्टर्स को खोलेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन मैच करके दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन किया हुआ आ जाना बहुत बड़ी चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो थी बात इस वाले पेपर की। तो सर अब क्या करें, अगर पेपर अच्छा गया है बुरा गया है तो करना क्या है। तो दो तरीके के बच्चे हैं मेरे सामने। पहले तरीके के बच्चे हैं, अगर पेपर बहुत अच्छा गया है तो क्या करें, तो रिलैक्स करिए, आपने बहुत पढ़ाई की है, एक हफ्ता 2 हफ्ता जितने दिन रिलैक्स करना है रिलैक्स करिए, और आगे जाके अपने आर्टिकलशिप के बारे में देखिए आपको कहाँ करना है, आईटीडी ट्रेनिंग कहाँ करनी है, और बाकी सारी चीजें भूल जाइए, मतलब आपने मेहनत की। लेकिन अगर आपका पेपर खराब गया है तो सर हम क्या करें, हमारे बारे में बताओ। तो देखिए आपका पेपर खराब गया है या अच्छा गया है, पहली गलती ना करें। मैं किस बच्चे के बारे में, अब ये जो वीडियो आगे बच्चे देखेंगे वो देखेंगे जिन्हें चाहे EISM हो या ऑडिट हो या फिर एडवांस अकाउंट्स हो या फिर FNA हो, जिनको इनका पेपर इनमें से कोई भी मुश्किल लगा और ऐसा लग रहा है कि हम तो पास होने ही नहीं वाले हैं, तो वो बच्चे कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, जरा ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। फर्स्ट चीज, आपको 2 मंथ्स वेट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी ना वेट करना है ना वेस्ट करने हैं। क्यों, आपकी अंतरात्मा जानती है आप पेपर में क्या लिख के आए हैं। आपको सीए का रिजल्ट कभी भी सरप्राइज नहीं करता है, एक्सेप्शन हमेशा होती है जिसमें 1-2 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको पता होता है कि आप पेपर कैसा दे के आए और आपकी अंतरात्मा जाती है कि पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, 2 महीने रिजल्ट का वेट मत करिएगा, क्योंकि जो आप आज लिख के आए हैं वही रिजल्ट आ रहा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड, सर ऑलरेडी हमने क्लास ली हुई थी, कोई फायदा नहीं हुआ, ऑनलाइन था, एक्सपायर हो गया, फेस टू फेस था, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो पहली चीज तो आपको प्रायोरिटी लेनी चाहिए, वो होती है फेस टू फेस क्लास। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर आपने मान लीजिए अगर आपको पेपर ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रहा है तो इसका मतलब क्लास आपको दोबारा लेनी पड़ेगी, कंसेप्ट आपको दोबारा समझने पड़ेंगे। पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए आपकी, आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे फाउंडेशन है, चाहे इंटर है या फाइनल है, पहली प्रेफरेंस जो होती है वो आती है फेस टू फेस क्लास। नियरेस्ट हो, टीचर को आपका नाम पता हो, आपके डाउट के बारे में जानता हो। अगर किसी दिन मान लीजिए पर्टिकुलर बच्चे का नाम राहुल है तो राहुल किस दिन नहीं आया वो टीचर को पता होना चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ में अपने आप को मत खो दीजिएगा कि जिसमें टीचर आपको जानता नहीं हो, टीचर भगवान है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, रिवाइज करो छुट्टी करो, आपसे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर आप रिजल्ट से गैप में पड़ जाते हो। तो पहली चीज फेस टू फेस बैच ज्वाइन करें और लिमिटेड स्टूडेंट्स वाले बैच ज्वाइन करें जिसमें टीचर आपका नाम वगैरह सब जानता हो, लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच। दूसरा, सर फेस टू फेस अफोर्ड नहीं कर सकते, अब दोबारा पैसे ऑलरेडी ही वेस्ट कर चुके, तो अब क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, हम एक बैच चलाएंगे स्टडी मैट ओरिएंटेड, पूरा बैच स्टडी मैट ओरिएंटेड। ये कैसा होगा बैच, इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। पहली चीज, ये बैच होगा पूरा का पूरा फेस टू फेस, प्लस जो बच्चे अदर स्टेट्स के हैं वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए फेस टू फेस वो नहीं आ सकते, जैसे मोस्टली जो बच्चों ने हेल्प ली है वो अदर स्टेट्स के थे ड्यूरिंग एग्जाम में, तो वो क्या करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं इस केस में, सिर्फ स्टडी मैट ओरिएंटेड अप्रोच वाले बैच को आप फॉलो कर सकते हैं। टू द पॉइंट चीजें बताई जाएंगी, कंसेप्ट आपने पढ़ रखे होंगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। ये बैच जो है वो लेट नाइट का बैच होगा, मतलब आफ्टर 8 का बैच होगा, 8 बजे के बाद वाला बैच होगा। इसमें सारी क्लासेस जो फेस टू फेस की खत्म हो जाएंगी। ये बैच 2 तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक दिए जाएंगे, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक शेयर किए जाएंगे हर एक क्लास के, वहां पर आप पढ़ के सेशन के दौरान ही आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर 8 बजे के बाद वाला आपका सूटेबल नहीं है, कोई भी परेशानी आपको है, तो आप इसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं जिसमें पूरा स्टडी मैट को सॉल्यूशन करके दिखाया गया होगा। और जिन बच्चों ने आर्बिट्रेज प्रोसेस वगैरह की वीडियो देखी तो उन्होंने देखा होगा किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में, 8 बजे के बाद होगा, मॉर्निंग का बैच कभी भी नहीं मिलेगा आपको। फेस टू फेस पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पेपर दिया है तो ये जो फीस है, आप ये जो बैच है इसकी फीस के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। तो ये फीस जो है बिल्कुल ना के बराबर है, मिनिमम कॉस्ट लगेगी आपको, आपने सोची भी नहीं होगी ऐसी फीस में आपको स्टडी मैट ओरिएंटेड बैच पूरा का पूरा कराया जा रहा होगा। पैसे इसलिए लगेंगे क्योंकि फ्री की चीजें हम जो है लाइटली लेते हैं, तो पैसे लगेंगे। अगर आपका इस सेकंड अटेम्प्ट है तो ही आपके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। आपको काम क्या करना है, अपना नाम, स्टेट और एडमिट कार्ड सेंड करना है कि आपने ये वाला अटेम्प्ट दिया था और अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मैं फीस की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल ना के बराबर वाली फीस जो होगी
तो आपके केस में अप्लाई होगी। अदरवाइज कोई और स्ट्रेटेजी आपको पूछनी है, या एग्जाम कैसा गया, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, मेंटरशिप लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्वेरी का हल ले सकते हैं कि आगे कैसे तैयार करें। चाहे आप ग्रुप 2 के हैं, चाहे आप ग्रुप 1 के हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे बिलोंग करते हैं, हर एक चीज की आपको सारी हेल्प यहाँ पर कराई जाएगी इसी वाले नंबर पे। ये थी एफएम से रिलेटेड बात, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। कल यानी कि कल के दिन जब आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी, वो आएगी इकोनॉमिक्स का पेपर। जो सर ने स्ट्रेटेजी बताई थी, क्या उससे आया है, कितना आया है, कितना नहीं है, और कैसी अप्रोच आपको अगले आने वाले एग्जाम्स में फॉलो करनी चाहिए। तो इसके साथ हम इसको सम अप करते हैं और खत्म करते हैं। पेपर का एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया है। 2 तरीकों के बच्चों की मैंने बात कर ली है आपसे कि ये दोनों तरीके के बच्चे अब क्या करें, इनके बारे में मैं आपको बता दिया है। अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। कोई भी परेशानी है, आपको इस बैच के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, तो आप इस वाले नंबर पे, ये वाला बैच सिर्फ एफएम के लिए एप्लीकेबल है और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो एडवांस अकाउंट्स वाले बच्चे इस वाले बैच में नहीं आए, सिर्फ एफएम के लिए बैच एप्लीकेबल है। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो बता सकते हैं, और भी कोई आपकी परेशानी है तो वो भी आप इसके अंदर डिस्कस